Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to continue our modern literature series जिसमें कि हम आज करेंगे biography of William Faulkner. So let's start. So William Faulkner born William Cuthbert Faulkner. सो फर्स्ट इनका ये नाम था जब इनका जन्म होता है प्लस आप इनके नेम की स्पेलिंग देखिए FALKNER ये स्पेलिंग थी जब इनका जन्म हुआ था बट इन्होंने फिर इसे चेंज कर लिया था FAULKNER सो ये हमें याद रखना है ही वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर ही वॉज बॉर्न ऑन September 25 1897 सिर्फ ईयर याद रख लीजिएगा यही इंपॉर्टेंट है 1897 में इनका जन्म होता है इन न्यू ऑल्बनी मिसिसिपी एंड डाइड ऑन July 6 1962 1962 को इनकी डेथ हो जाती है इन बहलिया मिसिसिपी फ्रॉम अ हार्ट अटैक और हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ होती है ये भी आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं ही चेंज द स्पेलिंग ऑफ हिज लास्ट नेम टू फॉकनर अर्ली इन हिज करियर तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जब इनके करियर की शुरुआत होती है उसी टाइम पर ये अपने नेम की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं His novels and short stories set in a made up place called योकनापटवा ये काउंटी ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है यहाँ पर ये आपको जरूर से याद रखना है कि ये योकनापटावा काउंटी जो है ये इनकी एक इमेजिनरी प्लेस थी अपने ही टाउन से जो है इन्होंने इसको रेफरेंस दी है वैसे तो जैसे जैसे चीजें इन्होंने अपने टाउन में देखी है कुछ कुछ वैसा ही इन्होंने इस काउंटी को भी बनाया है लेकिन मोस्टली इनके जो वर्क है इनकी नॉवेल्स है वो इसी प्लेस में सेटल्ड है मोस्टली मैं कह रही हूँ बिकॉज सारी नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है बेस्ड ऑन हिज होम टाउन एरिया नाउ इनका फैमिली बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा फॉकनर केम फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली सो हमने पीछे जितने एक दो राइटर किए हैं उनमें हमने देखा है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था वो गरीब थे तो इस राइटर के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है ठीक है अपर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं फादर मरे फोकनर owned a livery stable and later worked at University of Mississippi. So जिनके फादर है लिवरी स्टेबल क्या होता है कि जहां पर घोड़ों को रखा जाता है पहले तो ये उसके ऑनर थे उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में भी काम करना शुरू कर दिया था इनकी मदर है माउथ बटलर वॉज आर्टिस्टिक शी पेंटेड टुक फोटोज एंड रेड बुक्स तो ये सब इनका इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा बताया गया है ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है शी टॉट फॉकनर अबाउट इनजस्टिस रेसिज्म एंड वुमेन्स राइट तो इनकी जो मदर है इन्होंने काफी सारी क्वालिटीज अपने बेटे में डाली है इन्होंने काफी कुछ इनको सिखाया है इनजस्टिस के बारे में रेसिज्म के बारे में विमेन के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में भी ये अपने बच्चों को बताती थी तो इससे जो है विलियम फॉकनर की जो है थिंकिंग पर काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ा है प्लस हमें ये सारे थीम्स जो है इनके वर्क्स में भी देखने को मिलेंगे इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलोनल विलियम क्लार्क फॉकनर ये नेम है इनका वॉज अ बिग इन्फ्लुएंस इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है हमारे राइटर विलियम फॉकनर पर पड़ता है इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का ही वॉज अ कॉन्फिडरेट सोल्जर क्या होता है अमेरिका में जब सिविल वॉर हो रही थी उस टाइम पर जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पर जो सोल्जर्स थे लड़ रहे थे स्पेशली फॉर साउथ पार्ट ऑफ अमेरिका तो उनको हम बोलते हैं कॉन्फिडरेट सोल्जर्स ये बिजनेसमैन भी थे एंड राइटर ये राइटर भी थे हु इंस्पायर्ड मेनी ऑफ फॉकनर स्टोरीज अबाउट हीरोज एंड ओल्ड साउथ तो ये भी बोला जाता है कि जो विलियम फॉकनर है वो साउथ से ही रिलेट करते हैं अमेरिका का जो सदर्न पार्ट है उससे ही रिलेट करते हैं तो ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही हैड 3 यंगर ब्रदर्स इनके 3 छोटे भाई भी थे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन 1902 द फैमिली मूव्ड टू ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी सो 1902 में ये मूव कर जाते हैं मिसिसिपी में where Faulkner grew up hearing family tales about the Civil War, slavery and Ku Klux Klan. ये भी एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में पहले आप ये देखिए कि जब ये मिसिसिपी में मूव कर जाते हैं तो वहां पर फॉकनर कैसे बड़े होते हैं ये सुनते हैं अपने जो दादाजी हैं ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनके बारे में उनकी स्टोरीज के बारे में सुनते हैं कि कैसे वो लड़े हैं उन्होंने कितनी सारी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में की हैं सिविल वॉर के बारे में ये सुनते हैं स्लेवरी के बारे में सुनते हैं तो ये सारी चीजें ये सुनते हुए बड़े होते हैं और इनका इफेक्ट हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा इनके वर्क्स में भी नाउ कू क्लैक्स क्लैन ये क्या है ये एक्चुअली एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप हुआ करता ये लोग क्या थे कि वाइट पीपल थे जो कि
अगेंस्ट थे, रेसिज्म को लाइक खत्म नहीं करना चाहते थे ये लोग। तो ये काफी ज्यादा परेशान करते थे, रेसिज्म फैलाते थे। तो ऐसा ऐसा सा कुछ ऐसा ग्रुप बना हुआ था। ये नहीं चाहते थे कि इक्वालिटी आए समाज में। तो इन सारी चीजों के ये अगेंस्ट थे, कैथलिक्स के अगेंस्ट थे, ये ब्लैक पीपल के अगेंस्ट थे। या फिर इक्वालिटी अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी में, ये उस चीज को भी जो है प्रमोट नहीं करते थे। तो ये एक हम कह सकते हैं कि काफी नेगेटिव सा ग्रुप था, जो कि व्हाइट पीपल का था, और स्पेशली कैथोलिक पीपल इसके अंदर थे। दीज स्टोरीज, सॉरी, प्रोटेस्टेंट पीपल इसके अंदर थे, कैथलिक्स के तो ये अगेंस्ट थे। दीज स्टोरीज शेप्ड हिज राइटिंग अबाउट सदर्न हिस्ट्री एंड फैमिली बैकग्राउंड। तो मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका का काफी ज्यादा जो है यहाँ पर रोल रहता है। तो इन्हीं सारी चीजों से इनकी स्टोरीज को जो है बैकग्राउंड मिलता है, इनकी स्टोरीज को जो है थोड़ी थीम मिलती है। नाउ इनकी एजुकेशन के बारे में देखते हैं। एज अ चाइल्ड फॉकनर वो स्मार्ट एंड स्किप द सेकंड ग्रेड। तो जब ये छोटे थे, इन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया था, काफी स्मार्ट थे कि इन्होंने अपना सेकंड ग्रेड ही स्किप कर दिया था, डायरेक्ट थर्ड में इनको एडमिशन दिलवा दिया गया था। बट बाय फोर्थ ग्रेड ही बिकेम क्वाइट एंड लॉस्ट इंटरेस्ट। लेकिन जब ये फोर्थ में आते हैं तो धीरे धीरे अब इनका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होने लगता है स्कूल में। ही often skipped classes and repeated 11th and 12th grade। तब 11 12 तक आते हैं तो इनको वो रिपीट करने पड़े थे, मीन्स कि ये फेल हो गए थे। ही नेवर फिनिश्ड हिज हाई स्कूल। तो और हाई स्कूल इन्होंने एट द एंड फिनिश किया ही नहीं। ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। मिसिसिपी की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 3 सेमेस्टर तक वहां पढ़ते हैं। ही ड्रॉप्ड आउट इन 1920, और 1920 में वो भी छोड़ देते हैं। हिज लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन मेड हिम अ सेल्फ टॉट राइटर। लेकिन ऐसा नहीं था कि इनको नॉलेज नहीं थी, इनको रीडिंग का काफी ज्यादा शौक था। इनको बस फॉर्मल एजुकेशन, जो ये एजुकेशनल सिस्टम होता है, ये पसंद नहीं था। लेकिन ये अपने आप से काफी ज्यादा बुक्स रीड करते रहते थे, जिस वजह से इनको बोला जाता है कि ये क्या है, एक सेल्फ टॉट राइटर है, कि इन्होंने खुद को ही पढ़ाया है, खुद इन्होंने सीखा है। नाउ इनकी मिलिट्री सर्विस के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इन 1918 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन का टाइम था। फॉकनर वांटेड टू फाइट बट वाज टू शॉर्ट फॉर यूएस आर्मी। तो इससे हमें पता चलता है कि इनकी हाइट जो है काफी ज्यादा शॉर्ट थी, और इसीलिए यूएस आर्मी में इनको जो है नहीं जो जगह मिल पाई थी। ही फेक्ड ब्रिटिश पेपर्स एंड जॉइंड द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स इन टोरंटो। सो जैसे तैसे करके ये कैनेडियन एयरफोर्स इन टोरंटो में जो है अपने आप को जो है ऐड कर लेते हैं कि ठीक है, मुझे यहाँ पर भी ठीक है। He trained but never flew or saw battle because द वॉर एंडेड। लेकिन जब ये पहुंचते हैं टोरंटो, जब ये फाइनली एक हिस्सा बन जाते हैं रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का, तो वॉर ही खत्म हो जाती है और इनको कोई खास चांस मिलता नहीं है लड़ने का या किसी फाइट में, किसी वॉर में जाने का। ही वॉज डिस्चार्ज इन 1919 आफ्टर 179 डेज। तो 1918 में तो ये गए थे, और 1919 में जो है ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। बैक होम ही लाइड अबाउट वॉर इंजरीज। फिर ये झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सुनिएगा। ही लाइड अबाउट वॉर इंजरीज के बारे में झूठ बोलते हैं कि इनको ऐसे चोटें लगी, वैसे चोटें लगी। ये उस टाइम पर क्या होता था कि आपकी काफी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है जब लोग आपके बारे में सुनते हैं कि आपने ऐसे ऐसे फाइट की थी और आपको चोटें भी लगी हैं। तो इससे ये दिखाया जाता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड हीरो स्टोरीज टू इम्प्रेस पीपल। तो ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए काफी हीरोइक स्टोरीज सुनाते रहते थे अपने बारे में। इवन वॉकिंग विद अ फेक लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है कि जब आप थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं, लाइक आपके पैर में कोई चोट लगी हो, तो ये ऐसे चलते थे दिखाने के लिए कि वॉर में मुझे काफी ज्यादा चोटें लगी हैं और मेरा पैर जो है थोड़ा सा हर्ट भी हो गया है वहां पर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ही ट्राई टू ज्वाइन द यूएस एयरफोर्स। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जो है ये यूएस एयरफोर्स को ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं, बट वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू एज एंड हेल्थ। इनकी जो एज है काफी हो गई थी इस टाइम पर, प्लस इनकी हेल्थ भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए इनको फिर से वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इंस्टेड ही हेल्प विद लोकल डिफेंस। तो फिर ये लोकल जो डिफेंस होती है वहां पर हेल्प करते हैं। दिस फेक वॉर हीरो। तो अब कौन है ये फेक वॉर हीरो? ये हमारे राइटर विलियम फॉकनर को कहा जा रहा है फेक वॉर हीरो, बिकॉज इन्होंने एक्चुअली कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये सिर्फ फेक स्टोरीज ही सुनाते रहते थे, हीरोइक स्टोरी सुनाते थे अपने बारे में। इमेज इन्फ्लुएंस्ड हिज थीम्स ऑफ लाइज, ऑनर एंड लॉस्ट ग्लोरी इन स्टोरीज लाइक सोल्जर्स पे। तो इनकी एक नोवेल है सोल्जर्स पे। इसमें हम देखेंगे कि काफी ज्यादा जो है इनके वर्क्स में हमें थीम्स कैसी मिलती है, लाइफ के बारे में मिलती है, क्योंकि ये खुद अपनी लाइफ में इतना झूठ बोल रहे थे। ऑनर के बारे में मिलते, बिकॉज इनको इंटरेस्ट था आर्मी ज्वाइन करने में, ये चाहते थे कि इनको एक ऑनरफुल लाइफ मिले। एंड लोस्ट ग्लोरी। सो ये सारी जो है काफी कॉमन थीम्स बन जाती है। इसीलिए आई ऑलवेज से कि राइटर्स की जो बायोग्राफी है वो बहुत ध्यान से हमें पढ़नी चाहिए। याद सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, लेकिन स्टिल आप इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए, या फिर
डिटेल में एक बार ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वहाँ से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है जब हम इनकी नॉवेल्स को या वर्क्स को पढ़ना शुरू करते हैं। आधी चीज़ें तो वैसे ही हमें समझ आ जाती हैं और याद हो जाती हैं। इसीलिए आई ऑलवेज़ ब्रिंग द बायोग्राफी इन वेरी डिटेल बिकॉज़ हम बार-बार सुनते हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, हम चीज़ें भूलते नहीं हैं। नाउ इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। फॉकनर मैरिड एस्टेल ओल्डहम इन 1929। सो ये इनकी वाइफ का नाम है एस्टेल ओल्डहम। इन 1929 इन्होंने जो है शादी कर ली थी आफ्टर शी डिवोर्स्ड हर फर्स्ट हस्बैंड। अब देखिए इनकी जो शादी है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल नहीं थी क्योंकि जो इनकी वाइफ है वो पहले से ही उसका जो है डिवोर्स हो चुका था। और उनके फर्स्ट हस्बैंड का नाम था कॉर्नेल फ्रैंकलिन। इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी वाइफ जो है वो पहले से ही डिवोर्सी थी। एस्टिल हैड टू चिल्ड्रन फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज, और उसके दो बच्चे भी थे उसकी फर्स्ट मैरिज से, वेरी इंपॉर्टेंट। टुगेदर दे हैड डॉटर जिल। अब विलियम फॉकनर के साथ जो है इनको बेटी होती है जिसका नाम जिल था। ये भी आप याद रख सकते हैं इनकी बेटी का क्या नाम था 1933 में। सैडली दे हैड अनदर डॉटर, इससे पहले इनको एक और बच्चा हुआ था, डॉटर थी वो भी, अल्बामा, हु डाइड एज अ बेबी इन 1931 विच हर्ट फॉकनर्स डीपली। और इनके पहले बच्चे की डेथ हो जाती है, इस वजह से भी जो है फॉकनर काफी ज्यादा हर्ट हुए थे। और ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका इम्पैक्ट अगेन हमें राइटर्स के वर्क में देखने को मिलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि इनकी फर्स्ट जो बेटी थी अल्बामा, उसकी डेथ हो गई थी और 1931 में उसका बर्थ हुआ था। ईयर तो चाहे ना भी याद रखिएगा, लेकिन नाम और उसकी डेथ हुई थी ये आपको याद रखना है, बिकॉज इससे भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा आगे। ही स्ट्रगल्ड विद अल्कोहलिज्म हिज होल लाइफ। अच्छा अब ये देखिए कि इनके अफेयर्स भी हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग अपनी वाइफ के साथ बन नहीं पाई थी, कहीं ना कहीं इनको ये चीज अफेक्ट करती थी कि उसकी पहले भी शादी हुई थी, उसका डिवोर्स हुआ है, प्लस उसके दो बच्चे भी हैं। तो वो कंप्लीटली जो है he was not completely in love with her his wife. नाउ ये देखिए यहाँ पर ही स्ट्रगल्ड विद अल्कोहलिज्म, वो काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते थे, ड्रिंकिंग हेविली, स्पेशली इन हॉलीवुड। हॉलीवुड में भी इन्होंने काम किया है, वेयर ही रोट स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट्स लिखते थे स्टोरीज की, मूवीज की। ही हैड अफेयर्स, इनके काफी ज्यादा अफेयर्स रहे हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। ही लिव्ड लाइक अ वॉन्डरर समटाइम्स, और ऐसे घूमते फिरते रहते थे, होटल्स में रहते थे ये। आफ्टर विनिंग द नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज विनर भी बनते हैं, लेकिन उसके बाद जो इनको फेम मिलता है इसको उससे और भी ज्यादा नफरत हो जाती है। ही हेटेड द फेम एंड ड्रैंक मोर, और भी ज्यादा ये पीना शुरू कर देते हैं। ही लव्ड हॉर्सेस एंड डाइड आफ्टर अ राइडिंग एक्सीडेंट लेड टू हेल्थ प्रॉब्लम। सो इनको हॉर्सेस काफी ज्यादा पसंद थे, राइडिंग करते थे, और इनकी डेथ होती है हार्ट अटैक से। लेकिन वो होता किस वजह से है कि जब एक बार ये हॉर्स राइड कर रहे थे तो एक एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, इनको कुछ चोटें भी लग जाती हैं। उसके बाद से जो है इनकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं कि इनको फिर एट द एंड हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। नाउ करियर। फॉकनर स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एज अ टीन। सो सबसे पहले इन्होंने पोइट्री से अपने करियर की शुरुआत की थी। सिर्फ इनकी 17 जो है एज थी उस टाइम पर इन्होंने जो है एक पोइट्री कलेक्शन भी पब्लिश किया था, पोएम्स पब्लिश की थी। ही मेट लॉयर फिल स्टोन। सो ये नेम आप याद रख सकते हैं, फिल स्टोन, हु एनकरेज्ड हिम एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम टू राइटर्स लाइक जेम्स जॉयस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फिल स्टोन थे वही थे जो इनको एनकरेज करते हैं लिखने के लिए। देखिए ऐसे जो पर्सन होते हैं, लाइक यहाँ पर फिल स्टोन है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर कोई किसी का मास्टर है, किसी राइटर का कोई दूसरा राइटर मास्टर है, या कोई भी फ्रेंड है, पर्सन है जो इनको एनकरेज करता है या फिर इनको हेल्प करता है किसी और राइटर से मिलने में, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। इवन रिसेंटली जो एचपीएससी का एग्जाम हुआ था, वैसे तो वो कैंसिल हो गया है पीजीटी का, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था एक इंडियन राइटर पर। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नेम्स हमें याद रखने हैं। सो इन्होंने इनको एनकरेज किया था काफी ज्यादा और जेम्स जॉयस से भी मिलवाया था। इन 1921 ही वर्कड एज अ पोस्ट मास्टर बट क्विट बिकॉज ही इग्नोर्ड द जॉब टू राइट। तो 1921 में इन्होंने पोस्ट मास्टर की तरह भी काम करना शुरू किया था, लेकिन इनको ये काम कुछ ज्यादा पसंद नहीं था तो इन्होंने ये जॉब क्विट कर दी थी। इवन ये एक काफी ज्यादा फेमस कोटेशन है, ये कहते हैं ही फेमसली सेड ही वुडेंट बी एट द बैक एंड कॉल of any son of a bitch who's got 2 cents to buy a stamp.
तो इनको काफी पसंद नहीं था ये काम, तो ये क्विट कर देते हैं और ये सब ये बोलते हैं। इन 1925 ही मूव्ड टू न्यू ऑर्लिन्स एंड मेट शेरवुड एंडरसन। शेरवुड एंडरसन से फिर ये मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हेल्प पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नाम। शेरवुड एंडरसन जो है इनकी हेल्प करते हैं टू पब्लिश हिज फर्स्ट नॉवल। इसको भी प्लीज याद रखिएगा। He worked in Hollywood as a screenwriter for money, writing for films like The Big Sleep. So Hollywood भी इन्होंने काम किया है, हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर की तरह स्टोरीज वगैरह लिखते थे ये। और इस फिल्म का भी नाम आप याद रख सकते हैं, द बिग स्लीप, फेमस मूवी है। तो इसकी भी जो है स्क्रिप्ट इन्होंने ही लिखी है। नाउ इनके अचीवमेंट्स क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज आपको पता होगा किसी एक स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं मिलता है। ओवरऑल आपने जितना भी उस फील्ड में काम किया है, जितना भी आपका योगदान है उस फील्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है और काफी कम लोगों को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बन जाता है। इनको 1949 में नोबेल प्राइज मिला था, याद कर लीजिएगा। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में, उसके 2 साल बाद इनको नोबेल प्राइज मिलता है। फॉर यूनिक अमेरिकन नॉवेल्स। यूनिक अमेरिकन नॉवेल्स, काफी ज्यादा इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, बहुत सारे इनके वर्क हैं। 2 पुलित्जर प्राइजेस भी इनको मिले हैं, ये याद रखिएगा। एक तो अ फेबल के लिए मिला है, दूसरा द रिवर्स के लिए मिला है। फेबल, रिवर, फेबल तो होती है, एनिमल्स की टेल्स होती हैं, और रिवर को आप नदी से याद कर सकते हैं। लिटरली इसका मीनिंग नदी नहीं है, बट याद करने के लिए हम कुछ भी लिंक कर सकते हैं। तो नदी में जानवर होते हैं, कुछ ऐसा करके, तो इन दोनों को जो है पुलित्जर प्राइज मिले हैं। कुछ भी आप रिलेट कर लीजिएगा। इन 1963 आफ्टर हिज डेथ, तो जो दूसरा है, इनकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद इनको मिला है। 2 नेशनल बुक अवार्ड्स मिले हैं फॉर कलेक्टेड स्टोरीज। कलेक्टेड स्टोरीज इनका एक स्टोरी कलेक्शन है, इसके लिए भी इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला है। प्लस फेबल, फेबल देखिए काफी इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसको 2-2 अवार्ड्स मिले हैं। एक तो पुलित्जर प्राइज मिला है, प्लस नेशनल बुक अवार्ड भी इस बुक को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अ फेबल। नाउ एंड फ्रांसिस लीजन ऑफ ऑनर इन 1951, ये भी इनको मिला है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लेना चाहिए, काम आ जाता है कई बार। ही स्टार्टेड द पेन फॉकनर अवार्ड विद हिज नोबेल मनी। तो इनको नोबेल प्राइज में जो मनी मिली थी, उससे इन्होंने खुद अपना ही एक जो है अवार्ड स्टार्ट भी कर दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेन फॉकनर अवार्ड विद हिज नोबेल मनी, इसको भी याद रखिएगा। तो ये पूरा पेज ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा। इवन आप एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप, जब हम क्विक रिवीजन जो करते हैं 3-4 दिन पहले, उसमें भी आप इस पूरे पेज को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज अ की मॉडर्निस्ट राइटर हु चेंज्ड हाउ स्टोरीज आर टोल्ड विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये मॉडर्निस्ट राइटर है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इनका काफी जो है फेवरेट स्टाइल है लिखने का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमने पिछली वीडियोस में भी आई गेस डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इट इज रिलेटेड टू माइंड। जब अनफिल्टर्ड थॉट्स की बात होती है, क्रोनोलॉजी में कोई भी बात नहीं होती। नॉर्मली स्टोरीज में क्या होता है कि एक सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, राइट, जो हमारे कैरेक्टर से ये डायलॉग बोल रहे हैं, ये उनके थॉट्स है, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किए जाते हैं। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जहां पर बात आ जाती है, यहाँ पर फिल्टर नहीं किया जाता है आपके थॉट्स को, डायरेक्टली सब कुछ दिखाया जाता है, क्या माइंड में चल रहा है। कोई क्रोनोलॉजी नहीं होती है, मीन्स के कोई सीक्वेंस में चीजें नहीं है। हो सकता है कि आप अभी यहाँ बैठकर क्लास देख रहे हैं और सडनली आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है कि आप लंदन पहुंच गए हैं, तो कुछ भी दिमाग में चलता है, और वो सारी चीजें डायरेक्टली ही हमें स्टोरीज में देखने को मिलती हैं। तो ये होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का स्टाइल। तो ये काफी ज्यादा इनका फेवरेट था, और ये हमें देखने को मिलता है इनके वर्क्स में। नाउ फाइनली हम आ जाते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। काफी ज्यादा है इनके एक्चुअली वर्क्स। आप यहाँ पर मैं सारे नेम्स तो नहीं रीड करने वाली हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी ही लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है, अदरवाइज तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। 100 से ज्यादा तो इनकी शॉर्ट स्टोरीज है, पोएम्स भी इन्होंने लिखी है, पोएट्री कलेक्शन है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है पोएट्री जो इनकी है। शॉर्ट स्टोरीज कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, 4-5 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम कर लेंगे, कवर कर लेंगे उनकी समरी। एंड प्लस ये सारी नॉवेल्स हैं, ये हम जरूर करेंगे सारी, 1 बाय 1। आई विल ट्राई कि मैं सब पे आपको वीडियोस लेकर आऊं, एंड सबकी समरी बताऊं। अच्छा, एक ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी एक ट्रायोलॉजी भी आई थी, स्नोप्स इसका नेम है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, द हैमलेट, एंड देन वी कम हेयर, या द टाउन एंड द मेंशन। ये 3 बुक्स हैं इस ट्रायोलॉजी में।
तो ये आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट ये सारी आप लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन आई एम सेइंग दैट बिकॉज इंपॉर्टेंट है, अगर सारी हम समरी नहीं भी कर पाएंगे, आपको याद नहीं रहती है, तो एटलीस्ट नेम्स तो पता होने ही चाहिए। Okay, so I think we come to the end now. So I have tried my best कि सारे important points cover हो जाए। Biography important होती है। Again and again I'm saying that questions आते हैं directly biography based. So please हो सके तो 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। Now let's end the class. So please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you.